Hi, folks. Welcome to the first episode of Quota Diaries on our channel. In this episode, we have discussed everything from how to crack boards, JEE Mains and Advanced, eventually handling them at the same time. This podcast is with one of my friend Akshit, with whom I have spent eventful and hardworking days at Quota. Akshit is presently in IIT. One of my friend and working partner Priyansh has also joined this conversation to make this even more interesting for you. I want you guys also to join this and get yourself motivated for your goals. Let's join it. वही ऐसा है कि 10 दिन बाद जेई मेंस है और उसके बाद फिर बोर्ड के एग्जाम्स हैं मार्च के अंदर। फरवरी से शुरू है, आई गेस 20 फरवरी से शुरू है और उसके बाद फिर जेई मेंस का अटेम्प्ट है। तो इस वक्त जो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है ना वो नेक्स्ट ही उस पर जा चुका है। तो आपने तो सेम फेस किया है क्योंकि इनफैक्ट कोटा में तो हमने काफ़ी कुछ देखा भी है। तो सबसे पहले हाँ। बताइए 10 दिन बाद जेई मेंस के लिए क्या क्या इस वक्त करना चाहिए और क्या नहीं ही करना चाहिए, मतलब तो उससे शुरू करते हैं। हाँ, तो बेसिकली 10 दिन रह गए तो ऑलमोस्ट हर किसी का रिवीज अभी तक एक बार तो सिलेबस हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट सबका सिलेबस। ऐसे 10 दिन में बचा ये कि आपने जितना अभी तक सिलेबस कर लिया है, अगर उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसको रिवाइज कर लो और 2-3 मॉक टेस्ट दे दो ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से तो 10 दिन में नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसका फिर वही है कि हर एक मॉक टेस्ट का तुम एवरेज सोचोगे कि हाँ मेरा हर एक मॉक टेस्ट में इतना इतना एवरेज आ रहा है, तो फाइनल मेरा एवरेज इतना आ जाएगा स्कोर। और तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा एवरेज कम या ज्यादा होने का चांस रहता है, फिर उसको आगे लोग रिजल्ट से कनेक्ट करने लगते हैं। तो बेसिकली मैं तो यही एडवाइस करूंगा, इन दिनों में 2-3 मॉक टेस्ट दे लो और जो शॉर्ट नोट्स बनाए अगर तो वो रिवाइज कर लो, नहीं तो जो टॉपिक आपको लगते हैं वो रिवाइज करते रहो। कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है। बाकी पर जो जो रूटीन है जेई मेंस का, कि जो जिस टाइम पे तुम्हारा जिस स्लॉट में पेपर है, जिस टाइम स्लॉट में, उसको जरूर फॉलो करो कि तुम इतने टाइम पे अगर जेई मेंस वाले दिन उठ रहे हो दिन सुबह में, तो हर रोज उतनी ही सुबह उसी टाइम पे उठो। वही ब्रेकफास्ट रूटीन, वही लंच का रूटीन, सेम चीज को फॉलो करो। सेम टाइम स्लॉट में बैठ के कुछ ना कुछ करते रहो कि तुम्हारी सीटिंग बनी रहे 10 दिन तक, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो टाइम टेबल में। हाँ बिल्कुल सही बात है। वैसे रूटीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हमारा मान लो दिन के अंदर पेपर आ जाता है और हम दिन में रोज के रोज सो रहे हैं तो वो फिर माइंड उस तरह से फिर ट्रेन नहीं रह पाता। हुआ था कि दिन में अगर सो रहा है और दिन का ही टाइम आ गया तो उस टाइम पे फिर नींद आती है उस सेशन में कि जेई में दे हम रहे हो, वहां से भी वापस अक्षित और मैंने 6 बार जेई मेंस दिया है क्योंकि हम ड्रॉपर थे। तो 2 बार उसमें और 4 बार फिर हमने एक और बार वो उसमें दिया है क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में 4 बार हुए थे। भाई एक जेई मेंस तो मैं सो के ही आ गया था, मतलब वो मुझे अभी तक ध्यान है। और मैं अपना वो रूटीन अपने चेंज करा नहीं क्योंकि शुरू शुरू में इतना कॉन्शियस नहीं थे उस चीज को लेकर। हालांकि टीचर्स ने हमें कोटा में काफी ज्यादा बताया जाता था पर ठीक है उतना कॉन्शियस नहीं थे। खासकर घर आए हुए थे, लॉकडाउन से नेक्स्ट वाला दिया था ना हमने, सितंबर के अंदर हुआ था। तो वो लॉकडाउन में हैबिट पड़ी हुई थी, कोई शेड्यूल तो था नहीं और कर दिया वहां पे जाके काम। तो बस केमिस्ट्री सोल्व होती है जो रटी रटाई चीज है वो भी की सोल्व, फिजिक्स वगैरह तो कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा होता। लॉजिक चलता फिर वहां पेन पेपर नहीं उठा सकते तुम, जो आ रहा है ठीक, तो नहीं। सही बात है, तो बिल्कुल। अक्षय भाई ऐसा होता है कि जैसे जनवरी अटेम्प्ट है ना, तो हम में से काफी बच्चों ने सिलेबस पूरा नहीं करा अभी तक। कि मतलब होता है ना कि अप्रैल अटेम्प्ट फोकस कर रहे हैं या फिर मतलब पहले होता है कि कम सिलेबस कर लो पर अच्छे से कर लो। तो क्योंकि हम लेट दूसरा वाला अटेम्प्ट फोकस कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या टिप्स है, क्योंकि इस वक्त प्रेशर अब बढ़ रहा होता है कि यार सिलेबस तो हमारा बहुत कम हुआ है और कैसे होगा मतलब पेपर। हाँ, तो उस पे फिर यही है कि तुम एटलीस्ट पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख सकते हो। तो तुम हर पेपर में यही देखोगे कि जैसे अभी जैसे जब से एनटीए ने शुरू करा था ये डालना पेपर, तब से वो बेसिकली अब उनके पास इतना सारा क्वेश्चन बैंक बन गया कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करना चाह ही नहीं रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री में वो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, उनमें से काफी ऐसे सीधे सीधे उठाए हुए एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन डालना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो मैं वही रेकमेंड करूंगा कि वो छोटे छोटे चैप्टर्स, जैसे मैथ्स में वो आता है सेट्स एंड रिलेशन वगैरह वगैरह, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको एक बार जरूर अच्छे से देख के चलेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में मैक्सिमम तुम्हें आधा घंटा ही लगता है उसको पढ़ने में। तो अगर उतना भी तुम कर लो तो जेई मेंस में एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 6 क्वेश्चन तो पक्का हो जाते हैं कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मेरे को पेपर में आते ही होंगे। तो अगर वो कर लो, और जो मेन मेन चैप्टर जैसे तुम देखते हो हर साल आता ही आता है, ये एनएलएम से क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, मैथ्स में से ये सर्कल या पैराबोला का क्वेश्चन आता ही आता है, और क्या में हमेशा ये मेटलर्जी में से और उसका क्वेश्चन आता ही है। तो बेसिकली वो मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको उठा के एक बार देख लो सारे, तुम अच्छे से वो देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर्स में तो इस साल भी आना ही चाहिए।
तो मैं बेसिकली वही बताना चाहूंगा कि हाँ वो क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो, तो एटलीस्ट तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पक्का है, कुछ भी ऐसा वो नहीं रहेगा। ऐसे 4-5 चैप्टर हैं कि बता सकते हो कि कौन कौन से हैं कि जो करके ही जाने हैं, जो कोई वो नहीं है, एकदम हो जाएंगे वो आधे आधे एक एक घंटे में। मतलब अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हो गया जेई मेंस दिए हुए, तो मैं यही बताऊंगा सेक्शन रिलेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, और क्या कहते हैं ये स्टैटिस्टिक्स हो गया मैथ्स में, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, एक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है वो, और पॉलीमर्स, और ये सब जो टेस्ट होते हैं केमिकल टेस्ट वगैरह, एक छोटा सा चैप्टर और है, वो करने के लिए मैं तो रेकमेंड करूंगा कि पक्का ही करना ही चाहिए। नहीं, ये लिस्ट हम अपने चैनल पे भी डाल देंगे। वैसे मैं इन्वायरमेंट केमिस्ट्री और मेटलर्जी के नोट्स देने भी वाला हूँ चैनल पे, तो अगर किसी को चाहिए भी हो केमिस्ट्री में, क्योंकि ये वाले 2 चैप्टर्स तो करके जाने ही चाहिए तुम्हें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हाँ से भी ये क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है, और मेटलर्जी का भी और से सीधे सीधे क्वेश्चन आना है, उसकी कुछ ट्रिक्स वरिक्स होती हैं, वो एक बार शेयर कर देंगे हम चैनल पे, वो तो वो लिंक भी मिल अभी। जाएगा हाँ डिस्क्रिप्शन में, जब आ जाएंगे वो लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे हम जितना भी उसका। हाँ। और भी यार टॉपर्स के मैं सोच रहा था कुछ नोट्स वोट्स तुम ही दे दो अक्षित भाई, नोट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। तुमने काफी सी नोट्स बनाए थे। तो एक तो ये कि चलो ठीक है, ये तो हो गया कि अभी करंट जिसको जेई जनवरी ही फोकस करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ ये वाले हाँ। चैप्टर फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो गए, और जितनी प्रिपरेशन है 2 से 3 मॉक टेस्ट उसको देने चाहिए। तो अभी तक का सम हमारा ये रहा। अब हमारा एक फोकस वो भी है कि हमारे को बोर्ड भी देखने हैं, एक तो फिर उसके बाद हमें बोर्ड से नेक्स्ट वाला जेई मेंस भी देखना है। तो वहाँ का उस चीज में क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रिपरेशन का क्या देखना है उसमें? हाँ, तो मेरी रिसेंटली एक साइंस वाले स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसने बताया कि सभी साइंस स्टूडेंट्स के पेपर्स ऑलमोस्ट थोड़े शॉर्ट टाइम स्पैन में खत्म हो रहे हैं। कुछ ऐसा वो नहीं कि लंबा खींचे जा रहे हैं, हर एक पेपर में बहुत ज्यादा हॉलीडेज है, तो ये इनके एडवांटेज में बात आ गई कि बोर्ड जल्दी निपट जाएंगे। 20th तो फेब उनके से पास, लेके सेकंड 12th ऑफ मार्च तक आएंगे बोर्ड के एग्जाम्स। 20 हाँ 20 तो डेज के फिर अराउंड चल रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सीबीएसई की हर साल की डेट शीट के हिसाब से तो बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन है, ये तो बहुत लकी है इस चीज हाँ, में, तो ये एग्जैक्टली। जल्दी खत्म हो जाएगा। हम्म। और इनको बोर्ड्स का फायदा ये होने वाला है कि जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स अभी नहीं कर रहे हैं वो बोर्ड्स के लिए इनको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। हालांकि सुनने में है कि इन्होंने कुछ चैप्टर्स काट दिए हैं सिलेबस में से, पर छोटे छोटे चैप्टर्स फिर भी अगर बोर्ड्स के साथ ये थोड़ा थोड़ा देख लें तो वो भी इनको बोर्ड्स में हेल्प ही करने वाला है। और अगर ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे बोर्ड्स के लिए तो वो मेंस के लिए और ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल ये सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के डाल ही रहे हैं। तो बोर्ड्स, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बोर्ड्स एक बर्डन है, पर मैं उसको ऐसा एक बून की तरह लेता हूँ कि हाँ बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम एनसीईआरटी को देख सकते हो उस टाइम पे, और नाइस। फिर वही तुम्हारे आगे वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी ऐसे तैयारी होने वाली है उसको लेके। आई गेस तुम्हारी थी भी सिर्फ 95 या 96 परसेंटाइल बोर्ड के अंदर, वो परसेंटेज बोर्ड के अंदर। हाँ, तो ले वही है भाई। कि बोर्ड को लोग ऐसा ना समझे कि बोर्ड जैसा हम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हें अभी नहीं पता तुम्हें आगे जाके करियर में क्या करना है। अगर तुम्हें बाहर जाके स्टडीज करनी है तो बोर्ड्स के स्कोर उस टाइम पे बहुत मैटर करते हैं, वो लोग कंसीडर करते हैं। तो बोर्ड्स को से छोड़ मत देना कि हाँ हमें सिर्फ जेई के लिए 75% क्राइटेरिया क्रॉस करना है, ऐसा कुछ भी मत करना। उसके लिए बोर्ड्स को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना कि उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, वो कभी ना कभी काम आ जाएंगे अननोइंगली, तुम्हें पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली। तो बोर्ड्स के लिए जैसे एनसीईआरटी की बात करी, तो यार एनसीईआरटी कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के जेईई मेंस हो जाता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कितना सच है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जेईई मेंस का लेवल एनसीईआरटी से ऊपर ही रहता है। तो आप थोड़ा सा बताओ कि कितना सच है इसके अंदर। थोड़ा सा ऊपर रहता है, पर वही मैं बोलना चाहूंगा, जैसे हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि जो अकेले बोर्ड की भी तैयारी करते हैं ना, उनको मेंस की केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 16 से 17 क्वेश्चन आते ही होते हैं, 20 में से हाँ, जो एमसीक्यू आता है। केमिस्ट्री में मैं एग्री करता हूँ। केमिस्ट्री में काफी हद तक ही हाँ बोर्ड एनसीईआरटी से ही रहता है, मतलब 90% पोर्शन। पीसी में थोड़ा टफ हो जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह तो वो नहीं आते, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग एनसीईआरटी से रहती है। फिजिक्स हाँ, में मैथ्स में कितना पोर्शन रहता है? फिजिक्स का ऐसा है कि लोग ऐसा बोर्ड्स वाले बोलते हैं कि पेपर टफ आता है, और बोर्ड्स में ऑब्वियसली जब मैंने दिया था तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं फिजिक्स में भी। ठीक, तो हमारे जो भी। लोग बोर्ड्स को भी लेके चलते हैं उन लोग को एटलीस्ट क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप करनी ही पड़ती है फिजिक्स के एग्जाम के लिए। तो मेंस में भी वैसा ही कुछ आता है। तो अगर जो बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं वो अगर फिजिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लें बोर्ड के लिए भी, तो उनको मेंस में भी उतना ही हेल्प करती है। केमिस्ट्री जितना नहीं, बट एटलीस्ट तुम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से वो क्रिटिकल थिंकिंग को लेके 20 में से सोच सकते हो कि हाँ इतने क्वेश्चन में अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा। तो फिजिक्स का भी हो जाता है। मैथ्स थोड़ा सा टफ आता है बोर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि मैथ्स का तो थोड़ा लेवल ऊपर रहता है हर पेपर में।
तो ये तो है। मैथ्स के लिए मैं वही कहना चाहूंगा कि छोटे चैप्टर तो मत ही छोड़ो, ये सेट्स रिलेशन और ये सब, ये तो पूरे ऐसे सीक्वेंस सीरीज, क्वेश्चन वही क्वाड्रेटिक आएंगे। इक्वेशंस, इनकी भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हम ये मस्ट डू चैप्टर्स भी डाल देंगे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और नोट्स भी आपको दे देंगे जितने भी, अगर आपको इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हो गया, कुछ टॉपर्स के नोट, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हम आपको लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद फिर से जेई मेंस का अटेम्प्ट है। तो उसके लिए एक तो क्या है कि कितनी हम प्लस यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो जनवरी में हमारी प्रिपरेशन होगी। ये देखा जाता है कि जब भी जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसके अंदर काफी ज्यादा स्कोर जो है बढ़ जाते हैं बच्चों के ऑटोमेटिकली। तो वो स्कोर बढ़ाना कैसे है, मतलब एज एन स्टूडेंट वो स्कोर को कैसे करना है? मैं तो यही बोलूंगा कि जिन लोग का स्कोर बढ़ता है ना, वो बेसिकली वही कहते हैं कि हमने बोर्ड्स में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, हमने जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था उससे ये सब कुछ सीखा कि मेरी कहाँ कमी आ रही थी, मैं किस पोर्शन को ज्यादा टाइम दे रहा था, किसको कम दे रहा था, या कौन सा चैप्टर मेरा वीक था, कौन सा स्ट्रॉन्ग था, किसको मैंने क्वेश्चन को कम टाइम दिया, किस क्वेश्चन को कितनी लिमिट देनी चाहिए टाइम की। तो मैं वही बोलना चाहूंगा, हमेशा अपने जनवरी वाले अटेम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करो, क्या आया था उसमें, कौन से चैप्टर्स ज्यादा आए थे हर पेपर में, कौन से चैप्टर्स कॉमन हैं, तो वो ट्रेंड एनालाइज करो, अपने मिस्टेक्स देखो, टाइम में कमी रही, सिलेबस में कमी रही, या कोई चैप्टर में कमी रही, कौन से टॉपिक में कमी रही, उसको एनालाइज करने के बाद तुम बोर्ड्स अच्छे से दे चुके हो तो एनसीईआरटी तुमने अच्छे से कर ली है, तो वो भी हेल्प करेगी। तो हमेशा हर एक स्टूडेंट को बूस्ट ही मिलता है सेकंड अटेम्प्ट में, जितना मैंने देखा है। कोई कोई होता है कि हाँ वो लोग थोड़ा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ा कम रह जाता है स्कोर। तो अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट अच्छा हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, उसको और बेटर करने की सोचें, और अगले वाले अटेम्प्ट को पिछले वाले अटेम्प्ट की थोड़ी बहुत भी अगर कमियां हैं तो उसको लेके अगला अटेम्प्ट देना जरूर ऐसा प्रेफर करें। नाउ लेट अस सपोज कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल आती है, तो मेरे पास 2 मंथ का गैप है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। लगभग कितना बूस्ट मेरा आ सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना ज्यादा मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? 90% से तो तुम बहुत इंप्रूव कर सकते हो। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने अपने खुद के बहुत सारे दोस्तों को देखा है, वो 98 तक चले गए थे आराम से, 90 से? बहुत इजीली। हाँ, 90 से 98 तक बहुत इजीली चले गए थे, और 95 तक जाने वाले बहुत सारे लोग थे। तो 90 से 95 98 एक इजी गैप है जो तुम कवर कर सकते हो। 99 भी जाया जा सकता है 2 महीने में, वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, स्मार्टली और हार्ड वर्किंग दोनों। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि 2 साल में हमने स्मार्ट वर्क किया या हार्ड वर्क किया, वो नहीं, तुम्हें इन 2 महीनों में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा 99 अचीव करने के लिए। कैसा स्मार्ट वर्क, मतलब कि सेम रूटीन फॉलो स्मार्ट किया वर्क, फिर कुछ हाँ, अलग कर रूटीन रहे थे? रूटीन फॉलो किया, वही अच्छे से हर एक पेपर को एनालाइज किया, अपनी कमियां देखी कि तुमने पिछले पेपर में क्या कर दिया था, क्या नहीं किया था, कितना तुम सिलेबस कवर करके गए हो, या फिर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था पर मैंने छोड़ दिया था, और कौन सा अनइम्पोर्टेंट था पर मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम देके चला गया था घर पे रिवीजन के टाइम पे। तो वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी है एटलीस्ट, क्योंकि उसके कारण बहुत तुम नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे करते हो अपने मेंस में। और तुम्हें ये भी देखना है कि आगे मैंने क्या आ सकता है। जैसे तुम अभी ये लोग अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं कि आगे वीडियोस में कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, तो वो टॉपिक्स तो अच्छे से फोकस करना ही, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पक्का आने ही वाले हैं। तो वो सब कुछ अगर तुम स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, प्लस अगर अपने दिन का बहुत ज्यादा टाइम तुम इसको दे रहे हो बजाय और कोई काम करने के, 2 महीने के लिए एटलीस्ट भूल ही जाओ कि तुम इंस्टाग्राम में ये सब कुछ ज्यादा चला रहे हो। तो 2 महीने के लिए अगर तुम थोड़ा अच्छे से हार्ड वर्क करो, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा सॉल्व करो, तो तुम्हारी 99% भी अचीव हो सकती है। वेरी नाइस। इसमें मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप 2 महीने के अंदर अपने जेई मेंस के अगर आप मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो ट्राई कीजिए कि हर मॉक टेस्ट के अंदर आपका 8 मार्क्स बढ़े, मतलब 8 इन द सेंस कि पर सब्जेक्ट आपके 8 मार्क्स बढ़े। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन हर बार ज्यादा सही करने हैं। अगर आप एक मॉक टेस्ट में हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगली बार 12-12 का टारगेट कीजिए। तो ऐसे ऐसे 24 मार्क्स आप हर एग्जाम में बढ़ाएंगे, तो आपके बहुत ज्यादा कंसिडरेबल इंक्रीज आप देख पाओगे। तो ये तो हो गया थोड़ा मॉक टेस्ट का। और मॉक टेस्ट आप तभी दीजिए जैसे जनवरी में देने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे कैसे आपके नंबर आ रहे हैं, कितनी कितनी आपके सब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। केमिस्ट्री भी ज़्यादा ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर बढ़ाना ईजी रहता है, ईजी चैप्टर्स के थ्रू, जैसे अक्षित ने बताया अभी हमें। तो अक्षित भाई, इसके बाद आता है लास्ट में जी एडवांस का नंबर। तो वो तो टफ गेम है, मतलब वो इतनी कम प्रिपरेशन में उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें स्कोर्स में डिफरेंस लाना, क्योंकि डिफरेंट टफ होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट का गेम है। वहाँ पर आप ये एक्यूरेसी मतलब स्पीड के साथ नहीं जा सकते, वहाँ आपको कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ 2 से 3 टिप्स। तो उसके लिए मैं तो यही बोलूंगा, सबसे पहला तो यही कि तुम्हारा जेई मेन से बहुत डिफरेंट रूटीन रहता है जी एडवांस में।
तो तुम्हें एक टाइम जागने की बजाय दोनों टाइम जागना है अभी दोनों स्लॉट में। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि तुम दिन में सो रहे हो या शाम में सो रहे हो, पहली बात रूटीन कर सही करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग वो नहीं देखते हैं, बीच वाले स्लॉट को कंसीडर नहीं करते जो दोनों पेपर के बीच का स्लॉट है। कुछ लोग सोचते हैं मैं उस स्लॉट में सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, मैं ज्यादा खा लेता हूँ या वो। तो अगर तुम सेंटर पे जा रहे हो तो तुम्हें वहां पे निकलने का टाइम, सेंटर के अंदर एंटर करने का टाइम, वो भी वो सरप्लस अमाउंट का टाइम है जो तुम्हें पेपर से कंसीडर करना है, क्योंकि तुम्हें सेंटर में 1 घंटा या आधा घंटा पहले जाके बैठना ही है। तो तुम्हारे बीच में स्लॉट का गैप कुछ ज्यादा खास बचता नहीं है। तो तुम अगर उस टाइम पे सो रहे हो तो वो भी मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि ना ही सो, क्योंकि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में यही गलती करी थी। मैं 20 पहले स्लॉट पे सो जाता था और मेरे को पेपर में जाके बहुत नींद आई थी सेकंड अटेम्प्ट में। जब मैंने ड्रॉप ईयर में अपना ये दिया था तो मैं बीच में सोता नहीं था कभी भी, ये प्रिपरेशन के दौरान उस स्लॉट में। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे को एटलीस्ट सेकंड पेपर में काफी अच्छा बूस्ट मिला था। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने आसपास लोग को देख रहा था, कुछ लोग सो चुके थे बिल्कुल ही। तो एटलीस्ट मैं नहीं सो रहा था, मेरे को बहुत खुशी थी कि हाँ मैं मैं सो नहीं सो नहीं पाता। रहा हूँ, कुछ तो काम आया। सेकंड सेकंड स्लॉट तक ना बहुत सारे लोग अपना हथियार डाल देते हैं कि अब तो हाँ यार वो होता है कि मैं जब सेकंड एग्जाम तक आया था तो 5 o'clock तक मेरा थोड़ा सा वो हो गया था कि मेरे से नहीं हो रहा अब। तो वो अगर हाफ एन आवर आप एक्सटेंड कर पाते हो ना, अगर 2:30 से लेके 5:30 तक का जो टाइम है, अगर आप वो पूरे 3 घंटे खेल पाते हो तो यार काफी ज्यादा डिफरेंस आता है रैंक में, क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं होता। जेई एडवांस के अंदर आपके अगर 8 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी खासी रैंक बूस्ट हो जाती है, क्योंकि वो टफ गेम है वहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान तो बिल्कुल रखना चाहिए टाइम स्लॉट्स का। और कोई टिप्स जो आपके टीचर ने दी हो कोटा के अंदर? और मुझे तो बस सभी टीचर्स ने यही टिप दिया था कि दो वो जो गैप है जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में, उसमें हमेशा 7 से 8 बस इतने ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा भी नहीं करता है तुम्हें। और इससे ज्यादा और इससे कम भी तुम अगर करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो 7 से 8 मॉक टेस्ट जो तुम्हें देने ही देने हैं, हर एक मॉक टेस्ट को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है। जेई मेंस में तुम ट्रेंड देख रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें तुम्हें हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना है। अगर तुमने वो क्वेश्चन कैसे सोचा था या जो जिसने सोल्यूशन बनाया वो क्वेश्चन कैसे सोच रहा है उसको, तो तुम्हें वो भी देखना है कि मेरी सोच में कहाँ कमी आ रही है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को देख सकता था, कहाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया और मेरा आंसर गलत आ गया, या फिर मैं क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को, मैंने क्यों छोड़ दिया, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या वो कॉन्सेप्ट मैं सोच ही नहीं पा रहा था पेपर में। तो तुम्हें वो भी देखना है अच्छे से। और ये जो तुम एडवांस से एक हफ्ते में, जो एडवांस से प्रीवियस एक हफ्ता होगा, उसमें एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। उससे बिल्कुल एक हफ्ते पहले से खाली नहीं बैठ जाना है कि मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट बनता ही बनता है। और उसमें भी ऐसा रखना कि उस मॉक टेस्ट और मेन जो एडवांस का पेपर है उसमें 2 दिन का गैप जरूर रखना, क्योंकि अगर तुम उससे कम गैप रखते तो तुम ऐसे टायर्डनेस फील होने लगते कि अभी तो मैंने एडवांस का पेपर दिया था, अभी दोबारा दे रहा हूँ। तो तुम लोग उसमें देखते हो हाँ चल ठीक है ये भी हो ही जाएगा। तो वो एक टेंडेंसी क्रिएट होने लगती है। अगर तुम ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि हाँ मॉक टेस्ट दो 7 से 8, उतना ही हेल्पफुल रहता है। उससे ज्यादा देते हो तो टायर्डनेस क्रिएट होने लगती है, रोज का रूटीन वैसा बन जाता है कि हाँ ये तो होता रहेगा होता रहेगा। तो वो नहीं करना है। ओके नाइस। वैसे हमारे जो जे एडवांस का एग्जाम है वो जून के अंदर है, लगभग 5.5 months उसको है अभी। तो मान लीजिए कि मेरी 11th जो है अभी तक बिल्कुल जीरो है, मेरे को सिर्फ 12th आती है, क्योंकि मैं सीरियसली 12th क्लास में हुआ था प्रिपरेशन के लिए। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं जे एडवांस को क्रैक कर पाऊँ? हाँ पॉसिबल तो है, पर थोड़ा वो ही है कि तुम कोई भी टॉपिक ऐसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जी एडवांस ऐसा पेपर नहीं है मेंस जैसे कि तुम्हें एक ही चैप्टर से एक सिंगल क्वेश्चन बन के आ रहा है। तुम्हें हमेशा क्वेश्चन आएगा जो 2 या 3 चैप्टर को मिक्स करके आ रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को। तो तुम 11th को बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें दिख रहे हैं कि क्वेश्चंस में कनेक्टेड हैं मॉक टेस्ट में, कि हाँ इससे ये टॉपिक कनेक्टेड है, तो एटलीस्ट वो टॉपिक अच्छे से करके चले जाएं, ताकि तुम्हें ये ना फील हो कि अरे मेरे को 12th का इस क्वेश्चन का 12th का टॉपिक आता था, बस 11th का नहीं आता, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। तो एटलीस्ट जो मेन मेन टॉपिक्स हैं 11th के छोटे छोटे, कि एनएलएम में देख लिया थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का देख लिया, हर बार फ्रिक्शन इंक्लूडेड आता ही है किसी ना किसी क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लें। तो वो टॉपिक मेन मेन टॉपिक्स जो हर एक क्वेश्चन से कनेक्टेड है वो देख के चले जाएं, ताकि तुम ऐसा ना फील करो कि मेरे को आधा क्वेश्चन आता है आधा नहीं आता, अभी मैं क्या करूं, आधे के नंबर नहीं मिलने वाले वहां पे, ऑब्वियसली तुम्हें फाइनल आंसर ही चाहिए। तो वही तुम्हें छोड़ना नहीं है 11 बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत मेन मेन टॉपिक्स देख के चले जाए तो फिर भी हो जाएगा।
पर ये एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जैसे अभी तो जेई मेंस है, फिर बोर्ड आ गया, फिर उसके बाद फिर से जेई मेंस आ गया, तो हमारे पास वो गैप नहीं है कि 11 को हम थोड़ा सा कवर कर पाए। तो हमें दो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में उस गैप को कवर करना है, या फिर बोर्ड के बाद जो जेई मेंस के वो है जो गैप है उसके अंदर कवर करना है। हाँ, वो तो जेई मेंस का गैप है, उसमें ऑब्वियसली पर तुम मेन थोड़े बहुत चैप्टर रिवाइज करके जाना ही 11 के, क्योंकि वो जेई मेंस स्कोर को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 12 से क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में। 11 के मेन जो टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और जो बिल्कुल ऐसा अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें तो मेन 11th वाले में से भी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तो मेन भी क्वेश्चन इतने नहीं डालता है। तो वो टॉपिक्स तुम्हारे जेई मेन में थोड़े बहुत तो कवर हो ही जाएंगे। तो एडवांस में उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, थोड़ा डेप्थ में हर एक कॉन्सेप्ट को देख लेना, इसका एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट का वो देख लो, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है उन क्वेश्चन में। एग्जैक्टली। और मेंस में मेरे ख्याल से हमें जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स भी जरूर से करके जाने चाहिए, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल जेई मेंस के लिए सिर्फ आते हैं। तो वो हाँ चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, उसको तो करके ही हाँ, जाना वो है। तो वही तो, वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, उसमें कुछ इधर उधर घुमा के भी नहीं डालते वो क्वेश्चंस को, सीधा सीधा उठी हुई लाइन बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट की डायरेक्ट लाइन उठा के डाल देते क्वेश्चन में। तो उसका आंसर तो ऐसे ही आ जाता है कि हाँ ये तो यही आंसर होना चाहिए। और ट्राई करो यार कि जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ो। वो क्योंकि एनसीईआरटी से है ना, उससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो एनसीईआरटी स्पेसिफिक ही उसमें से डालेगा। तो थैंक यू सो मच अक्षित भाई आने के लिए, आपने टाइम निकाला।